नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोगों ने कल पढ़ा गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। आप लोगों को देखना हो तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे आगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। ध्यान रखना, राजस्थान का ही नहीं, भारत का सबसे गौरवमय इतिहास इस वंश का रहा है। जो वंश है, ध्यान रखना, गुहिल वंश। ठीक है ना। गुहिल वंश के इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गुहिल वंश कहाँ का है? मेवाड़ का। और मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा ध्यान रखना, मेवाड़ के प्रमुख शासक पढ़ेंगे आज हम कौन कौन से। एक तो गुहिल खुद, जिसने मेवाड़ के राजवंश की स्थापना की है, गुहिल वंश की स्थापना की है वो। उसके बाद बप्पा रावल, जिसको काल भोज के नाम से जाना जाता है, जिसको गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तव में इस बप्पा रावल के बाद में जो सारे राजा हुए वो गुहिल वंश के हुए। फिर अलड़ के बारे में, शक्ति कुमार के बारे में, कर्ण सिंह के बारे में, कर्ण सिंह या रण सिंह भी बोलते हैं जिसको। फिर जेत्र सिंह के समय ध्यान रखना, इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का सुल्तान था। फिर तेज सिंह के बारे में। तो इन सारे राजाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लेते हैं आज हम पहले मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में लेते हैं कि हमें मेवाड़ में पढ़ना क्या है, कि हम मेवाड़ के अंदर क्या क्या चीज जानेंगे। तो ध्यान रखना, अपन हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले अपने को जानना है कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, मेवाड़ में हम किस किस क्षेत्रों को शामिल करेंगे। तो मेवाड़ में जो जो क्षेत्र शामिल होंगे, ध्यान रखना कौन कौन से होंगे। एक होगा चित्तौड़, ठीक है। एक क्षेत्र शामिल होगा इसके अंदर, मेवाड़ के अंदर, कौन सा? उदयपुर, राजसमंद। एक होगा भीलवाड़ा, ठीक है, एक होगा भीलवाड़ा। एक होगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है ना। एक प्रतापगढ़ क्षेत्र शामिल होगा। तो ये सारे के सारे क्षेत्र किसमें आएंगे? मेवाड़ के अंदर शामिल होंगे। जब कभी भी इन जगहों का नाम आए, ध्यान रखना, जब कभी भी इन जगहों का नाम आए तो आप लोग समझ जाना कि हम बात किस क्षेत्र की कर रहे हैं, मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर जब चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अगर इन क्षेत्रों की बात आती है तो हम बात किसकी कर रहे हैं? ध्यान रखना, मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा को शामिल मत कर देना, ठीक है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको शामिल मत कर देना, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र जो है किसमें आते हैं? वागड़ में आते हैं, ठीक है ना। मेवाड़ अलग है, वागड़ अलग है। तो वागड़ के क्षेत्रों को इसके साथ में शामिल मत कर देना। नजदीक है, गुजरात के ज्यादा नजदीक पड़ते हैं तो इस पर गुजराती का भी प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों क्षेत्रों में गुजराती भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मेवाड़ के अलग है, इनकी बोली भी अलग है, मेवाड़ी बोली अलग है। वागड़ है तो वागड़ी बोली अलग है जो गुजराती से मैच करती है। तो फटाफट इतना छोटी सी जानकारी का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि थोड़ा लिखा करो, तो मैं आप उनको भी बता दूं कि ये जो जानकारी है वो न्यू बॉर्न जो भी है, मतलब जो न्यू बॉर्न है, यानी जो स्टडी को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है। जो धुरंधर हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। जो जितना धुरंधर हो चुके हैं, कई लोग लिखते हैं कि सर आप लिख के बताया करो, भाई आप लिख के बताया करो। तो ये मैं पूरा खुद ही लिख रहा हूँ, कंटेंट सारा खुद का ही लिखा हुआ है, बस उसको टाइप किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये धुरंधरों के लिए नहीं है, जो आप आईएएस बन चुके हो उनके लिए नहीं है। जो नई तैयारी कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी लाइनें लिखना जरूरी होता है। अगर उनके लिए मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा तो वो इस चीज को कैच नहीं कर पाएंगे कि इतना शॉर्ट एकदम हम कहां से पढ़े। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। मेवाड़ के प्राचीन नामों के अंदर देखते हैं हम मेवाड़ क्षेत्र के प्राचीन नाम, कि मेवाड़ को किन किन नामों से जाना जाता था। तो नंबर 1 पे ध्यान रखना, सबसे पहले मेवाड़ को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं मेद पाट। क्यों कहते हैं भाई मेद पाट इसको, मेवाड़ को? ध्यान रखना, मेवाड़ को मेद पाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक जाति रहा करती थी
जिसको मेर या मेद या मेव, ये एक जाति रहती थी, ठीक है ना। इसी के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, मेदपाट क्षेत्र कहा गया, ठीक है ना। ये जाति या तो मेर या मेद या मेव, तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो तीनों एक ही जाति के नाम है। अगर ये जाति वहां रहती थी, इस कारण इस क्षेत्र को, मेवाड़ के क्षेत्र को प्राचीन नाम में क्या कहा गया, मेदपाट कहा गया। नंबर 1 पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मेदपाट इसका प्राचीन नाम है। दूसरा नाम इसका है प्रागवाट। सेकंड नाम इसको प्राचीन नामों में क्या कहते थे, प्रागवाट। प्रागवाट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पठारी भाग है। कैसा भाग है, पठारी भाग होने के कारण इसको क्या कहा गया, प्रागवाट कहा गया। इसको पठार के रूप में भी, ये पूरा क्षेत्र जो है वो एक पठार है। पठार के ऊपर, जैसे ये पठारी क्षेत्र, पठार कैसा होता है, ध्यान रखना, पहाड़ और पठार में फर्क होता है। पठार के ऊपर की जमीन जो होती है समतल होती है, तो ये कहलाएगा पठार। पहाड़ होगा वो ऊपर से कैसा होगा, तिकोना, तो इसको कहेंगे पहाड़, ठीक है ना। तो ये पठारी भाग था। कौन सा भाग, मेवाड़ का भाग पठारी भाग था, इसलिए इसको प्रागवाट नाम दिया गया, ठीक है। अगला नाम देखने को मिलता है शिवी जनपद, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे इसको कहा जाता है शिवी जनपद। शिवी जनपद। शिवी जनपद का अर्थ क्या है, ध्यान रखना कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था पंजाब की साइड से, तो वहां पे बहुत सारी जातियां रहती थी, उन जातियों में एक शिवी जाति भी थी, ठीक है ना। तो वो जाति जो है, सिकंदर के आक्रमण के कारण वो जाति नीचे की तरफ आ गई, और पंजाब से नीचे की तरफ हरियाणा और राजस्थान है, तो वो राजस्थान के अंदर आ गए। इस कारण इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा, शिवी जनपद के नाम से भी। किस क्षेत्र को, मेवाड़ के क्षेत्र को। तो शिवी जाति के कारण, शिवी ये कहाँ की थी, पंजाब की। पंजाब की जाति थी, ठीक है। किसके आक्रमण के कारण आई थी, सिकंदर के आक्रमण के कारण। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तब ये जो जाति थी ये नीचे की तरफ आ गई, कहां, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। तब राजस्थान के अंदर जो जब ये जाति आई, तो ये जाति जो है वो इस क्षेत्र में आकर बसी। इस क्षेत्र में बसने के कारण मेवाड़ के क्षेत्र को प्राचीन नामों के अंदर शिवी जनपद के रूप में भी जाना जाता है। आगे लेते हैं हम, गुहिल वंश की जानकारी अपने को कैसे मिलती है, कौन कौन से लेखक क्या कहते हैं, उसके बारे में भी, गुहिल वंश के बारे में लेते हैं। गुहिल वंश कहां से स्टार्ट होता है, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ले लिया, चलते हैं गुहिल। गुहिल वंश की क्या हिस्ट्री है, मतलब ये गुहिल वंश जो है वो कहां से प्रारंभ माना जाता है, गुहिल वंश के बारे में देखते हैं। गुहिल वंश को प्रारंभ कहां से माना जाता है। एक इतिहासकार हुए हैं घोड़े वाले बाबा, जिनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, जबकि उनका रियल नाम है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एक इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, इनको ध्यान रखना। राजस्थानी लोग जो है वो घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, घोड़े वाले बाबा, क्योंकि अंग्रेजों के समय की बात है। ये जो जेम्स टोड महाराज थे, ये घोड़े पे ही रहते थे बराबर 24 घंटे चले हुए। तो ये घोड़ा चलाते थे और गांवों से घोड़ा लेकर निकलते थे, तो बच्चे इनको क्या कहते थे, घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस हो गए। ये क्या लिखते हैं कर्नल जेम्स टोड, ध्यान रखना, ये गुहिल वंश जो है वल्लभी से संबंध रखता है। वल्लभी कहाँ की जगह है, गुजरात की जगह है। तो ये गुहिल वंश जो है, ध्यान रखना, वल्लभी से संबंध रखता है, वल्लभी, ठीक है ना। वल्लभी कहाँ है, गुजरात के अंदर। वल्लभी के एक राजा हुआ करते थे, ध्यान रखना, जिनका नाम था शिलादित्य। वल्लभी के एक शासक हुए थे जिनका नाम था शिलादित्य, ठीक है ना। ये शिलादित्य एक शासक, बहुत प्रतापी शासक हुए हैं वल्लभी के। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां के एक प्रतापी शासक थे शिलादित्य। इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम पुष्पावती था, ठीक है ना, पत्नी पुष्पावती। ध्यान रखना, एक टाइम में क्या होता है कि पुष्पावती जो है चित्तौड़ साइड में आती है, यहाँ मेवाड़ साइड में आती है।
माता जी के, चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए जब ये पुष्पावती वहां आती है, तब इसको जब वापस जा रही होती है तो कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि तू वापस मत जा, क्योंकि तेरे पति के ऊपर बाहरी आक्रमण हुआ है, जिसमें तेरे पति जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और तेरे पति के साथ में अन्य रानियों ने जो है वो सती हो गई, अन्य रानियां। तो पुष्पावती ने कहा मैं भी सती होंगी, पर उस समय पुष्पावती सती नहीं हो पाई, क्योंकि इसके पेट में क्या था, पुत्र था या बच्चा था। पुत्र तो मैं नहीं बता सकता, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूं। तो इसके पेट में बच्चा था, तो बच्चा होने के कारण ये सती नहीं हो पाई। इसने एक अपने बच्चे को जन्म दिया, पुष्पावती ने अपने बच्चे को कहां जन्म दिया, गुफा के अंदर। गुफा के अंदर एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है ना। गुफा के अंदर बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को जन्म देकर, ध्यान रखना, विजयादित्य नाम के ब्राह्मण को सौंप दिया। किसको सौंपा, बच्चे को गुफा के अंदर जन्म दिया, और एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विजयादित्य। तो इस ब्राह्मण को बच्चे को सौंप दिया। इस ब्राह्मण को जब बच्चे को सौंपा तो इन ब्राह्मणों ने उस बच्चे का लालन पालन किया, पोषण किया, ठीक है। और गुफा में बच्चा जन्मा, इसलिए इसको क्या कहा गया, गुहा। बच्चे का नाम क्या हो गया, गुहादित्य। पिता का नाम शिलादित्य, तो बच्चे का नाम हो गया गुहादित्य। क्यों हुआ, क्योंकि गुफा के अंदर जन्म हुआ है। तो गुफा को अपने मारवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा के अंदर गुहा कहते हैं, ठीक है ना, गोह। तो इस कारण बच्चे को नाम भी बच्चे का पड़ गया गुहादित्य। तो यहां से गुहादित्य से, ध्यान रखना, इस वंश की शुरुआत होती है, जिस वंश को कहते हैं हम गुहिल वंश। और इस वंश पे आज भी सब लोग प्राउड करते हैं, आज भी सब लोग इस वंश को मानते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। एक और बात ध्यान रखना, इसके जेम्स टोड के अलावा एक और राइटर हुए हैं, उसके बारे में भी बता देता हूं, वो भी लिख लीजिए। एक और राइटर हुए हैं अबुल फजल। इसका कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, अबुल फजल। ये अबुल फजल खुद कहां था, ध्यान रखना, अकबर के दरबार में। ये अकबर का दरबारी था, ठीक है ना, अकबर का दरबारी था। ये अबुल फजल क्या लिखता है अपनी बुक के अंदर, गोहिल वंश के बारे में अबुल फजल क्या लिखता है कि नरे खां आदिल एक व्यक्ति है, नरे खां आदिल। नरे खां आदिल कहां का है, ध्यान रखना, ये नरे खां आदिल है ईरान का। नरे खां आदिल कहां का शासक है, ईरान का। तो ये अबुल फजल कहता है कि जो ये गुहिल वंश जो है, वो नरे खां आदिल जो ईरान का था, उससे प्रारंभ होता है। मतलब उसकी जो वंश जो थे वो यहां आकर उन्होंने शासन किया, और वो गुहिल कहलाए, ठीक है ना। ये अलग बात है, पूरी टोटल मान्य बात नहीं है, कोई भी इतिहासकार इस बात को नहीं मानता है, पर फिर भी ये पूरी अलग है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं आज हम मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में। अब लेते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में, ठीक है ना। नामकरण से लेकर अपन जो शासक मैंने आपको बताया, उन शासकों की जानकारी लेते हैं। नामकरण लेते हैं। नामकरण मैं आपको बता चुका हूं कि इस वंश का नाम गुहिल वंश कैसे पड़ा, तो वो वापस देख लीजिए। इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर इस वंश का नाम गुहिल हुआ। उसके बाद ये गहलोत भी कहलाया, गहलोत राणो, ठीक है ना। ध्यान रखना कि गहलोत राणो कहा गया है, किसको कहा गया है, महाराणा प्रताप को कहा गया है। तो बाद में गहलोत भी कहलाए। गुहिल वंश की उत्पत्ति व मूल स्थान के संदर्भ में इतिहासकारों में अनेक मत प्रचलित है, यानी कि वो बहुत सारे मत बताते हैं, इतिहासकार अलग अलग चीजें बताते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। मैं बता चुका हूं कि कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है, वो श्यामल दास क्या कहता है कि गुजरात के वल्लभी के थे। बता चुका हूं अभी आपको कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास के बारे में। डी आर भंडारकर क्या कहते हैं आहड़ अभिलेख के आधार पर, ये आहड़ अभिलेख के आधार पर डी आर भंडारकर क्या कहते हैं कि गुहिल वंश जो थे वो ब्राह्मणों की संतान थे, ठीक है। फिर ध्यान रखना, गोपीनाथ शर्मा और मुनोद नैन सिंह दोनों जो इतिहासकार है, वो इस डी आर भंडारकर के मत का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं कि ये जो गुहिल वंश जो है वो कहां के थे, ब्राह्मणों की संतान है। डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा क्या कहते हैं, सूर्यवंशी थे, विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही क्षेत्र में राज करने वाला राजवंश है। इस वंश में महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज भी कहा है।
मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, यानी कि जो अपने धर्म को दृढ़ रखता है, जो अपने धर्म पे अडिग है, उसका भगवान भी साथ देता है, भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ता। इस वंश का संस्थापक गोहिल या गुहादत्त, स्थापना लगभग 566 के अंदर। मुनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने गोहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोहिल या गुहादित्य के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। देखो, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार लगभग 566 में गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गोहिल वंश की स्थापना की, ठीक है ना। किसने? गुहादित्य ने। मैं आपको इसकी स्टोरी बता चुका हूं। कर्नल जेम्स टोड की स्टोरी सर्वाधिक मान्य है। अबुल फजल ने भी लिखा है, पर अबुल फजल को इतिहासकार नहीं मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अकबर का दरबारी था और अकबर एकदम अगेंस्ट था मेवाड़ के। तो वो अकबर का दरबारी था, तो अकबर के कहे अनुसार ही वो लिखेगा, अकबर जैसा चाहेगा उस अनुसार लिखेगा, तो उसके मत को नहीं माना जा सकता है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती का पुत्र गुहादित्य था, जिसने नागर ब्राह्मणों ने पाला पोसा बड़ा किया। गुहा या गुफा के अंदर जन्म होने के कारण इसका नाम गुहा, गोहिल या गुहादित्य पड़ा। ये कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस मत को सर्वाधिक माना जाता है। इसके सिक्के भी आगरा से मिलते हैं। शिलालेखों के अनुसार गोहिल के उत्तराधिकारी सील, अपराजित, भरतभट्ट, अलट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह आदि इसके क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी थे, जिसमें अलर्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारे शासक बीच में आते हैं, तो जो शासक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से और जिन शासकों ने कार्य किया है, उन शासकों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। गोहिल के बाद सबसे प्रतापी शासक जो होता है वो कौन होता है? बप्पा रावल, ठीक है ना। ये भी बताऊंगा मैं इसका कि बप्पा रावल इसका नाम क्यों पड़ा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड में। बप्पा रावल, देखो बप्पा रावल का जो शासनकाल माना जाता है वो 734 से 753 तक, ठीक है ना। ध्यान रखना, गोहिल वंश का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए कि गोहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है गुहादित्य, ठीक है, या गोहिल खुद, ठीक है ना। उसको गोहिल भी बोलते हैं, गुहादित्य भी बोलते हैं। पर अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है बप्पा रावल। क्यों है कि इसके बाद जो पीढ़ी है उसके बारे में हमें सटीक जानकारी मिलती है, एकदम करेक्ट जानकारी मिलती है। बप्पा रावल के जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में, नामों के बारे में विद्वानों में आपसी मतभेद है। वो इतिहासकार जो है वो एक मत नहीं है, बहुत सारे मत अलग अलग है। लेकिन ये सारे इतिहासकार मानते हैं कि उसका बचपन जो है, किसका? बप्पा रावल का बचपन एक लिंग जी के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ। इससे सारे के सारे इतिहासकार सहमत है, ठीक है ना। नागदा में गायों को चराते हुए उसका संपर्क हो गया हरित ऋषि से। हरित ऋषि कौन थे? हरित ऋषि, ध्यान रखना, लकुली संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, यानी भगवान शिव के परम भक्त थे, ठीक है ना। उनसे हुआ। हरित ऋषि जो है पाशुपात या लकुली संप्रदाय के साधु थे, भगवान शिव की आराधना करते थे। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को मेवाड़ का शासक बनने का वरदान दिया। वरदान के साथ साथ में ध्यान रखना, हरित ऋषि ने इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की, ठीक है ना। ये आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। मुनोत नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल ने हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त किया। बप्पा रावल ने अरबी सेना से युद्ध किया, सिंध के नवाब तामीम को पराजित किया। ये ध्यान रखना। अब इसकी उपाधि के बारे में आपको यहां पे बताता हूं। इसका नाम आप देखो क्या लिखा हुआ है? बप्पा रावल। पाकिस्तान की एक जगह है, आपको पता हो तो, रावलपिंडी। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है रावलपिंडी। तो आप सोचोगे ये नाम कहां से आया रावलपिंडी नाम? रावल किन के आगे लगता है? राणाओं के आगे रावल लगता है। पिंड, उस समय पिंड का अर्थ क्या होता है? गांव। जब ये बप्पा रावल युद्ध करने के लिए गया था सिंध के पास में, तब इसकी सेना ने जहां पर डेरा डाला, पिंड का मतलब डेरा भी होता है, गांव भी होता है, तो इसकी सेना ने जहां पर डेरा डाला, जहां इसकी सेना रुकी, तो बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सेना थी। तो जहां सेना रुकी हुई थी, तो आसपास से जो लोग गुजरते थे तो पूछते थे किसका पिंड है, तो लोग कहते थे रावल का पिंड है, क्योंकि नाम तो लेने से रहे। राजा का नाम लेना उस समय में बहुत बड़ी बात होती थी कि राजा का नाम, तो राजा की उपाधि लेते थे, किसका पिंड है? रावल का पिंड है।
तो वो तो जब युद्ध खत्म हुआ तो बप्पा रावल तो वापिस आ गए, पर वो रावल पिंड वो शब्द वहां रह गया था। इस कारण आज भी पाकिस्तान में ये जगह है जिसका नाम है रावलपिंडी। ठीक है ना। तो ये बात इतिहास के अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ी स्टोरी के अकॉर्डिंग भी आप याद रखना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड में। बप्पा रावल के बारे में और जानकारी लेते हैं। बप्पा रावल के बारे में क्या क्या जानकारी है अपने पास में। देखिए, बप्पा रावल ने ईरान, ध्यान रखना, देखो ईरान, इराक, खुरासन तक के प्रदेश को जीत लिए थे। इन्होंने कई विवाह किए, मतलब मुस्लिम कन्याओं के साथ में बहुत सारे विवाह किए थे बप्पा रावल ने। ठीक है ना। इन्होंने धर्मांतर हुए लोगों को पुनः हिंदू बनाया। अरबी ग्रंथ, एक अरबी ग्रंथ है जिसका नाम है फतुहुल बल्दान के अनुसार अरबी लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बप्पा रावल के आने के बाद में, कि अब भारत भूमि में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई है, में बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। विप्र का मतलब ब्राह्मण। ठीक है ना। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज, ध्यान रखना, बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की, इसलिए गोहिल वंश के सभी शासक अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम जो था वो था कालभोज। ठीक है ना। क्या नाम था? कालभोज। इन्होंने अपने बुक में इसका वर्णन भी खूब दिया कि इसकी हाइट कितनी थी, ये इसका सुबह क्या खाता था, शाम को नाश्ता क्या करता था, ताकत कितनी थी, सारी चीजों का वर्णन कौन करते हैं? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका वर्णन करते हैं। बप्पा रावल क्या है? उपाधि है, मैंने आपको अभी बता दिया। रावल तो इनके आगे लगता था। ठीक है ना। बप्पा क्यों कहा जाता था? ये उपाधि है इनकी, बप्पा रावल कोई नाम नहीं है। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास भी क्या लिखते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, अपितु ये खिताब है। खिताब का मतलब उपाधि। ठीक है ना। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य, चित्तौड़ के अंदर उस समय किसका शासन था? मौर्य साम्राज्य का एक शासक थे जिनका नाम था मान मौर्य, उसकी सेवा में था। चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण हुआ तो बप्पा ने उस मुकाबले को स्वीकार किया कि मैं लड़ूंगा इसके लिए जाकर, और उसके बाद में उसने अरबों को सिंध तक खदेड़ दिया। और सिंध तक खदेड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि जगह थी रावलपिंडी, वो भी बप्पा रावल के नाम पर बनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखिए, इतिहासकार एक हुए हैं जिनका नाम है सीवी वेद। उन्होंने बप्पा को चार्ल्स मार्टेल कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल किसने कहा है? चार्ल्स मार्टेल कौन है? पहले ये भी ध्यान रखना कि फ्रांसीसी सेनापति है जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। तो भारत में सर्वप्रथम मुसलमानों को इतना दूर तक खदेड़ के आने वाला व्यक्ति था, कौन था? बप्पा रावल। इसलिए डॉक्टर सीवी वेद ने इसको क्या कहा है? चार्ल्स मार्टेल कहा है। ठीक है ना। इसको चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित किया, क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था, उसको पराजित किया तथा चित्तौड़ पर अधिकार किया, वो मेवाड़ राज्य की स्थापना की। ध्यान रखना, अब मेवाड़ के अंदर जो गोहिल वंश की स्थापना करने वाला कौन है? बप्पा रावल है। पहले किसने स्थापना की थी? गुहादित्य को। ठीक है ना। गुहादित्य को माना जाता है। उसके बाद में अब कौन स्थापना कर रहा है? बप्पा रावल कर रहा है। नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया। सोने के सिक्के सर्वप्रथम बप्पा रावल ने चलाए। एक लिंग मंदिर की स्थापना की कैलाशपुरी के अंदर, उदयपुर में। ठीक है। और खुद को क्या मानते थे? एक लिंग जी को तो शासक मानते थे। ठीक है ना। यानी कि भगवान शिव को तो ये अपना शासक मानते थे, और खुद को क्या कहते थे? उनका दीवान कहते थे, उनके नीचे कार्य करने वाला व्यक्ति मानते थे। बप्पा रावल अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पशुपा संप्रदाय का साधु बन गए बाद में। और इनकी जो समाधि जो है, ध्यान रखना, ये मतलब इनके कुल देवता एकलिंग जी, और इनकी समाधि जो है वो नागदा के अंदर स्थित है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं बप्पा रावल की अगली स्लाइड के अंदर। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलाए थे अपने टाइम में, वो ध्यान रखना 115 ग्रेन का सोने का सिक्का है। बप्पा रावल के जो स्वर्ण सिक्के हैं उन पर भगवान शिव, नंदी, त्रिशूल, दंडवत करता हुआ मनुष्य, कामधेनु, गाय आदि के चित्र बने हुए हैं। एक लिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल को एक दंत कथा मिलती है बप्पा रावल की। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है।
परंतु दोनों एक ही है, आप उनको अलग अलग मत करना। रणकपुर प्रशस्ति अलग है, ठीक है ना, जैन प्रशस्ति के अंदर आती है। श्यामल दास के अनुसार बप्पा रावल हिंदुस्तान का प्रतापी व पराक्रमी शासक था। बप्पा रावल की जो समाधि है वो नागदा के अंदर स्थित है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पे एक बार और आ गया स्लाइड के अंदर। फटाफट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अपने बप्पा रावल के अंदर ही बहुत सारा टाइम लग रहा है। बप्पा रावल के बाद शासक होता है, ध्यान रखना, अलट, ठीक है ना। अलट का शासनकाल यह है, अपने को कभी कोई शासनकाल नहीं पूछता कि किसी का शासनकाल कहां से कहां तक है, क्योंकि हर एक इतिहासकार का अलग अलग शासनकाल मानते हैं। कोई 51 से मानता है, कोई 52 से मानता है, कोई 50 से मानता है, कोई 49 से मानता है, कोई 53 से मानता है। तो अपने को शासनकाल के बारे में इतनी जानकारी नहीं लेनी है। इनका ख्यातों में नाम क्या है? आलू रावल, ठीक है ना। आलू रावल से मुझे याद आ गया, मेरे भी एक फ्रेंड है जिनको हम आलू बुलाते हैं, ठीक है ना, उनका नाम है आलू रावल। आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? अलट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नौकरशाही की स्थापना करने वाला कौन है व्यक्ति? ये ध्यान रखना, अलट है। राष्ट्रकूटों को पराजित कर हुण राजकुमारी हरिया देवी से इसने क्या किया है? विवाह, अंतरजातीय विवाह किया है, पहला विवाह। ध्यान रखना, गुहिल वंश के अंदर किसने किया है? अलट ने किया है। किससे किया है? हुण राजकुमारी हरिया देवी, जो कि राष्ट्रकूटों की राजकुमारी थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अलर्ट के बाद की जानकारी लेते हैं कि अलर्ट के बाद कौन शासक बनता है। अलर्ट के बाद बनता है शक्ति कुमार, ठीक है ना। शक्ति कुमार का शासनकाल देखो 977 से 993 तक है। मालवा के एक शासक हुआ करते थे मुंज, ठीक है ना। ये मुंज शासक है, ध्यान रखना। इसको गजपति राज के नाम से भी, इसको गजपति राज की उपाधि भी मिली हुई है। इनके समय मालवा के परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया और आहड़ को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अतः शक्ति कुमार ने नागदा को पुनः अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल किसको राजधानी बनाते हैं? नागदा को। अलहड़ किसको राजधानी बनाता है? आहड़ को। आहड़ को कौन नष्ट कर देता है? मुंज नष्ट कर देता है। मुंज बड़ा प्रतापी था, ध्यान रखना। मुंज के बारे में हम अलग से कभी एक वीडियो बनाएंगे। इसको गद सेना का सेनापति भी माना जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, शक्ति कुमार ने फिर वापस किसको राजधानी बनाया? नागदा को। राजधानी कितनी बार चेंज हो गई है? 3 बार चेंज हो गई है। परमार शासक भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। किसके शासनकाल के अंदर? शक्ति कुमार के शासनकाल के अंदर। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ शक्ति कुमार का? अंबा प्रसाद हुआ। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान राजा वाकपतिराज द्वितीय ने अंबा प्रसाद को पराजित किया। ये ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा हुआ है। इस बात को भी माना जाता है कि वाकपतिराज जो द्वितीय था, चौहान वंश का शासक, उसने अंबा प्रसाद को क्या किया था? पराजित किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। शक्ति कुमार के आगे हम चलते हैं, शक्ति कुमार के बाद वाली स्लाइड में। फिर आता है, आप ध्यान रखना, कर्ण सिंह या रण सिंह। इसने आहोर के पर्वत पर किला बनाया। रण सिंह के 2 पुत्र थे, क्षेमकरण और राहब। क्षेमकरण रावल शाखा और राहब राणा शाखा को आरंभ करता है। यहां से 2 शाखाएं बन जाती है गोहिल वंश की, ध्यान रखना। किसके बाद में? रण सिंह या कर्ण सिंह? कर्ण सिंह या रण सिंह। इसके बाद में इसके 2 पुत्र हुए, ध्यान रखना। एक तो हुआ जिसका नाम था क्षेमकरण और एक हुआ राहब। ये राहब जो थे, ये तो थे कौन? शासक वर्ग में आ गया, ठीक है ना। ये शासक वर्ग में आ गया, तो इसके जो जितने भी उत्तराधिकारी हुए वे सारे के सारे क्या कहलाए? रावल कहलाए। और इनको जागीरें प्रदान की गई, तो इसके उत्तराधिकारी सारे क्या कहलाए? राणा कहलाए, ठीक है ना। तो रावलों का शासन कहां तक रहा है? ध्यान रखना, रतन सिंह तक। रतन सिंह के बाद कौन आ जाएंगे? सारे के सारे राणा आ जाएंगे। तो आगे देखिए, क्षेम सिंह के 2 पुत्र हुए, कुमार सिंह और सामंत सिंह प्रथम। सामंत सिंह का जो विवाह है अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन के साथ, पृथ्वीबाई के साथ में होता है। सावंत सिंह को जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अतः सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र कौन सा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आगे के वीडियो में बताया था, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। गोहिल वंश की स्थापना की और इसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, छोटी छोटी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी।
फिर प्रतापी शासक आता है एक, जिसका नाम है जेत्र सिंह। ध्यान रखना, जेत्र सिंह के समय में दिल्ली का शासक था वो था इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1250 किसके अनुसार? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। राजस्थान इतिहास एवं संस्कृत कक्षा 10 जेत्र सिंह का शासनकाल क्या बताता है, कब का बताता है? ध्यान रखना, 13 से 53 तक। ये 50 तक बता रहा है, ये 13 से 53 तक। क्लास 10 की बुक है, उसके अंदर बताया जा रहा है कितना? 13 से 53 तक। परमाणु को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब राजधानी चेंज हो गई एक बार और, ठीक है। नागदा, नागदा से आहड़, आहड़ से वापस नागदा, और नागदा से वापस कौन सी क्या बन रही है? चित्तौड़गढ़। किसके समय में? जेत्र सिंह के समय में। ये कंफ्यूजन का टाइम अब चालू होता है आपकी, ठीक है ना। 4 राजधानियां बन चुकी है गुहिलों की, पहली नागदा, दूसरी आहड़, आहड़ खत्म हो गई, उसके बाद में फिर वापस राजधानी बनती है नागदा। और अब कौन है? जेत्र सिंह सबसे प्रतापी शासक आता है, वो बनाता है किसको? चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। इसका एक ध्यान रखना, भूताला का युद्ध बड़ा फेमस है। 1227 में इल्तुतमिश की सेना को इसमें पराजित किया। अब इल्तुतमिश कौन है? उस समय दिल्ली का शासक है कौन? इल्तुतमिश, जिसका उल्लेख जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है, ठीक है ना। इल्तुतमिश को किस नाम से बुलाया गया? हमीर के नाम से। हमीर मदमर्दन, वो इल्तुतमिश बड़ा मद में था क्योंकि दिल्ली उसके हाथ में थी और शाही सेना का गठन था उसके पास में। उसको हराया, किसने हराया? जेत्र सिंह ने। इसीलिए कहा गया है हमीर मदमर्दन, यानी हमीर के मद को, हमीर के घमंड को चूर करने वाला कौन था? जेत्र सिंह था। तारीख फरिश्ता में इल्तुतमिश के चित्तौड़ पर आक्रमण का जिक्र मिलता है, परंतु उसमें यह लिखा हुआ नहीं है कि ये जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। 1248 में नसीरुद्दीन मोहम्मद को भी इसने पराजित किया। किसने? जेत्र सिंह ने। तो जेत्र सिंह बड़ा प्रतापी शासक था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेवाड़ इतिहास के थोड़े वीडियोस लंबे होंगे क्योंकि इसका इतिहास बहुत ज्यादा विस्तृत है। सबसे बड़ा इतिहास अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर किसी रियासत का, किसी वंश का, तो गुहिल वंश का है, ठीक है ना। तो इसके वीडियो थोड़े थोड़े लंबे चलेंगे। आप लोगों को मेन चीजें जो अच्छी लगती है वो सारी की सारी आप लोग नोट करते रहिए साथ साथ में। जेत्र सिंह के जो 2 सेनापति थे उनके बारे में ध्यान करना है अपने को। जेत्र सिंह के सेनापति थे बालक व मदन, ठीक है ना। चिरवा अभिलेख के अनुसार जेत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, दिल्ली के शासक भी उससे पराजित हो गए थे, सारे के सारे, ठीक है ना। सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी जेत्र सिंह की प्रशंसा में क्या लिखते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में, यानी कि दिल्ली में जब गुलाम वंश था, इल्तुतमिश का टाइम था, उसके सुल्तान थे, उसके समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा हुआ जेत्र सिंह, जिसकी वीरता की प्रशंसा, ध्यान रखना, उस समय के सुल्तान भी करते थे, ठीक है ना। अगर ध्यान रखोगे, आपकी वीरता की प्रशंसा अगर आपका दुश्मन भी करता है, जैसे स्टूडेंट हो, अगर आपकी प्रशंसा आपके क्लासमेट भी करते हैं तो सोच लो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इसकी उपाधियां थी, ध्यान रखना कुछ। रण रसिक, जीएच ओझा ने इसको रण रसिक की उपाधि दी है। मेवाड़ की नव शक्ति का संचालक ये डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। 2 स्लाइड बची है, ज्यादा नहीं है अपने, अब फटाफट कर लेते हैं। आगे आता है शासक एक तेज सिंह, 1250 से 1227। 1260 में कमल चंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, यानी कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो रचना की गई किसके द्वारा? कमल चंद्र द्वारा। कब? 1260 के अंदर। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। बलबन का मेवाड़ पर असफल आक्रमण हुआ, किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। प्रतापी शासक है तो हर कोई आक्रमण, नॉर्मल आक्रमणों को तो ये वैसे ही भगा देते थे। तेज सिंह की रानी जेतल दे ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जेतल दे ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रतन सिंह शासक बना, ठीक है ना। 1273 से 1302। रतन सिंह को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कल के वीडियो के अंदर। क्यों पढ़ेंगे डिटेल में? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसी समय मेवाड़ के शाखा भी स्टार्ट हो जाते हैं, मेवाड़ के अंदर शाखा स्टार्ट हो जाता है। वो मेवाड़ का शासक बना, ठीक है ना। जेतर तेज सिंह की उपाधि ध्यान रखना, उमापतिवार, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर, ये किसकी उपाधि है? ध्यान रखना, तेज सिंह की। तो आज हमने पढ़ा कि इनके बारे में, गुहिल वंश के बारे में, गुहिल से लगाकर, गुहादित्य से लगाकर तेज सिंह तक का हमने इतिहास पढ़ा। कल के वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे किसके बारे में? ध्यान रखना, आगे चर्चा करेंगे रतन सिंह के बारे में, जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद राणा शाखा प्रारंभ हो जाती है।
वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।